तो आज हम लोग बात करते हैं आईएमएफ की कोटा प्रणाली के बारे में बात करते हैं। कोटा प्रणाली यानी कि आपको पता है ये ऐसी प्रणाली है, सिस्टम है कोटा प्रणाली आईएमएफ की, जिसके जरिए ऋण हेतु धन के सृजन के लिए बनाई गई थी। यानी कि जो लोन हेतु जो हम लोन लेते हैं, जो मनी लेते हैं, पैसा लेते हैं, धन लेते हैं, उसके सृजन के लिए यानी उसके लिए बनाई गई थी कि कैसे इसकी बात आएगी, कैसे कोटा प्रणाली दी जाएगी। उसके लिए क्या किया, आईएमएफ ने प्रत्येक सदस्य को कोटा आवंटित किया जाता है। आईएमएफ प्रत्येक सदस्य को कितने सदस्य देते हैं, जैसे कि 189 के आसपास 189, तो प्रत्येक सदस्य को कोटा आवंटित किया जाता है, जिसके आधार पर क्या होता है, सदस्य देश के आर्थिक और दायित्व निर्धारित किए जाते हैं, यानी उसके इकोनॉमिक और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड किया जाता है। ठीक, किसी देश को कोटा किस कारकों पर दिया जाता है, तो उसमें 4 कारक मेन लिए जाते हैं। पहला कारक जीडीपी, यानी कोटा निर्धारित करने के लिए जीडीपी का उपयोग सबसे पहले किया जाता है। जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें निर्धारित प्रतिशतता कितनी दी जाती है, यानी कि जो परसेंटेज डिसाइड किया वो 50% टू 60%, यानी एक्सचेंज रेट प्लस 40%। तो वो कैसे किया जाता है, 50% टू 60% प्लस, अब ये जो 60% होता है वो एक्सचेंज रेट प्लस 40%। 60% कैसा होता है, एक्सचेंज रेट प्लस 40%। तो पहला जीडीपी के अकॉर्डिंग होता है, पूरी जीडीपी के 50% इक्वल टू 60%, 60% एक्सचेंज रेट प्लस 40%, इसके अकॉर्डिंग पहला हो गया। दूसरा जो होता है, दूसरा किया जाता है वो अर्थव्यवस्था का खुलापन, यानी कि ओपन इकोनॉमी, यानी ओपन इकोनॉमी के आधार पर, यानी कोई खुलापन, ओपन इकोनॉमी के आधार पर अगर जो किया जाता है वो किया जाता है 30%। कितना किया जाता है, 30%। ठीक, ओपन इकोनॉमी के आधार पर। तीसरा है इकोनॉमिक, यानी कि इकोनॉमिक किस पे, वेरिएबिलिटी, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी तीसरा, वेरिएबिलिटी। अब ये वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, गतिशीलता कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, गतिशीलता। तो आपने देखा जीडीपी यानी 50% इक्वल टू 60% एक्सचेंज रेट प्लस 40%। उसके बाद दूसरा जो बेसिक मानक होता है वो ओपन इकोनॉमी का 30%। उसके बाद कोटा दिया था इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी यानी इकोनॉमिक गतिशीलता का 15%। वो कितना लिया था, 15%। एंड चौथा वेरिएबिलिटी का मतलब गतिशीलता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व, फॉरेन रिजर्व, इसके अकॉर्डिंग 5%। ठीक है, तो आपने 4 मानक जो देखे, स्टैंडर्ड मानक 4 थे जो जिसके अकॉर्डिंग कोटा प्रणाली दिया जाएगा, जीडीपी, ओपन इकोनॉमी, इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी, फॉरेन रिजर्व। इनके बेसिस पर ही क्या जाता है, निर्धारित किया जाता है, कोटा निर्धारित किया जाता है किसी भी सदस्य देश का। उसके बाद आता है, इसमें आता है पीपीपी, यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी भी देखा जाता है। यानी कि यहां पर एक शब्द यूज होगा पीपीपी, इसका मतलब होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब होता है क्रय शक्ति समता। अब परचेजिंग पावर पैरिटी, पैरिटी का मतलब हो गया क्रय शक्ति क्षमता के बारे में बात करें तो इसमें क्या किया जाता है, सामान्य विनिमय दर यानी कि जनरल एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग विदेशी मुद्रा की मांग व पूर्ति निर्धारित की जाती है। कि यानी कि जो फॉरेन करेंसी है उसकी जो डिमांड है और सप्लाई है, इसी के अकॉर्डिंग पूर्ति किया जाता है। किसके अकॉर्डिंग, पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है पीपीपी क्या है, फुल फॉर्म बताइए, तो परचेजिंग पावर पैरिटी होता है। इंग्लिश में इसको परचेजिंग पावर पैरिटी, हिंदी में क्रय शक्ति क्षमता कहते हैं। ये क्या होता है, इसी के आधार पर विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट होता है जो विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की जाती है। पहला पॉइंट, यदि दो देशों की मुद्रा की तुलना क्रय शक्ति के आधार पर की जाए तो यह पीपीपी कहलाती है। व्हाट इज पीपीपी, यानी क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है, यानी कि दो देशों की करेंसी, जैसे भारत और अमेरिका है, तो दो देशों की जो मुद्रा है उसकी कंपेयरिंग किसके अकॉर्डिंग किया जाए, यानी परचेजिंग के अकॉर्डिंग किया जाए, यानी क्रय शक्ति के आधार पर किया जाए तो यह कहलाएगी क्रय शक्ति क्षमता। फिर समझिएगा, दो देशों के बीच
जो भी क्या है मुद्रा की तुलना कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, करेंसी की कंपैरिजन कर रहे हैं, वो परचेजिंग के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, यानी क्रय के आधार पर कर रहे हैं, तो उसको ही कहते हैं पीपीपी, क्रय शक्ति समता। जैसे कोई वस्तु है, वो मान लीजिए भारत में कितने की पड़ रही है, 100 रुपए की है। अगर वो भारत में 100 रुपए की है और वही वस्तु मान लो अमेरिका में $2 की है, कितने डॉलर की है, $2 की, तो इसलिए $1 बराबर मान लो कितना रुपया है, 50। और जबकि वास्तविकता विनिमय दर कितना हो जाएगा, $1 बराबर यानी 70 रुपए के आसपास, यानी 80, इसमें तो 80 के आसपास चल रहा है, $1 81 रुपए के आसपास चल रहा है। तो यानी कि जो विनिमय दर है वो 81 रुपया हो गया। कितना रुपया हो गया, 81 रुपये विनिमय दर हो गया। समझ में आ गया कि अगर भारत में कोई वस्तु 100 रुपए की है, वही वस्तु अमेरिका में $2 की है, तो इसका मतलब एक हिसाब से पड़ गया $1 50 रुपए के बराबर, क्योंकि अगर एक वस्तु भारत में 100 रुपए की है और अमेरिका में $2 की है, तो इसका मतलब क्या हो गया, $1 बराबर कितना रुपया, 50 रुपया। समझते हैं ऐसे ऐसे कि इंडिया में एक वस्तु है जिसकी कीमत ₹100 है, वही अमेरिका में वही वस्तु रुपये यानी $2 की है, कितने की है, $2। अब सोचिए क्या मतलब है, इस हिसाब से अगर आप देख रहे हैं तो $1 बराबर कितना रुपया आ रहा है, 50 रुपए के हिसाब से आ रहा है। जबकि आपको पता है एक्सचेंज रेट अगर देखा जाए तो कितना है, तो $1 बराबर कितना जा रहा है इस समय, 80 पॉइंट समथिंग, यानी 80 रुपया समझिए लगभग ये है। तो आपने देखा कि क्रय शक्ति क्षमता जो होती है, बिग मैक इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। क्रय शक्ति क्षमता में किसका प्रयोग किया जाता है, बिग मैक इंडेक्स, यानी बिग मैक क्रय शक्ति क्षमता में किसका प्रयोग किया जाता है, बिग मैक इंडेक्स। अगर आपसे पूछा जाए क्रय शक्ति क्षमता में किसका उपयोग किया जाता है, तो बिग मैक इंडेक्स का प्रयोग जाता है। भारत का कोटा के बारे में बात करें तो 2.76% है। भारत का कोटा कितना है, 2.76% है। यानी कि इंडिया का अगर कोटा के बारे में बात करें तो कितना है, 2.76, कितना परसेंट है, 2.76% है। अब इसमें क्या होता है, कोटा के आधार पर सदस्य देशों को निम्न अधिकार दिए जाते हैं। जैसे 3 अधिकार के बारे में बात करें तो कौन कौन से अधिकार हो गया, पूंजी में भागीदारी। पूंजी में भागीदारी यानी सदस्य देश अपने कोटा के आधार पर धनराशि जमा करते हैं, यानी कि जैसा जैसा कोटा मिला है उसके अकॉर्डिंग जो भी मेंबर होंगे वो आईएमएफ में क्या करेंगे, अपनी धनराशि जमा करवानी होती है। इसका 25% भाग, कितना परसेंट भाग, 25, कितना कोटा, 2.76%। इसका जो 25% पार्ट होता है वो हार्ड करेंसी के रूप में, किस करेंसी के रूप में, हार्ड करेंसी के रूप में जमा होता है, और शेष 75% भाग घरेलू मुद्रा के रूप में जमा करवाया जाता है, यानी डोमेस्टिक मनी के रूप में, रुपीज के रूप में। तो समझ में आ गया क्या होता है कि पूंजी में भागीदारी, पहला क्या करा गया, पूंजी में भागीदारी। पूंजी में भागीदारी में आपने क्या देखा, पहले जो इसमें से 25% है हार्ड करेंसी और 75% घरेलू मुद्रा, यानी डोमेस्टिक करेंसी, डोमेस्टिक। तो पूंजी में भागीदारी देख लिया आपने, कितना क्या जमा करवाना पड़ता है, 25% हार्ड करेंसी के रूप में और 75% घरेलू धनराशि के रूप में जमा कराना पड़ता है। दूसरा आता है मतों का मूल्य। सदस्य देशों को मतों का मूल्य कोटा पर आधारित होता है। भारत के मतों का मूल्य जैसा कि आपको पता है 2.76% हमने बताया था, और इससे कितना है, उसका कोटा का प्रणाली है, भारत का जो कोटा है वो 2.76%। और जो मतों का बात करें, दूसरा बात कर रहे हैं मतों का मूल्य, वो कितना है, 2.64%। वो कितना है, 2.64%। मतों का मूल्य यानी सदस्य देशों को मतों के आधार पर कोटा पर आधारित होता है, यानी जैसे सा कोटा होगा उसी के आधार पर मतों का मूल्य निर्धारित होता है।
भारत के रूप में अगर बात करें तो 2.64% है। उसके बाद ऋण लेने का अधिकार इसी कोटा से डिसाइड होता है। ऋण लेने का अधिकार यानी राइट्स टू टेक लोन, ठीक है, जो राइट्स बनता है टू टेक लोन यानी ऋण लेने का अधिकार। अब ऋण लेने का अधिकार की बात करें तो एक वित्त में एक सदस्य देश अपने कोटा का 14% तक ऋण ले सकता है IMF से। फिर समझिएगा, एक वित्त वर्ष में इन 1 फाइनेंशियल ईयर्स 1 मेंबर टेक, जो भी कोटा मिला उसको टेक 14% ऑफ देयर कोटा, यानी कोटा का कितना परसेंट, कोटा का 145 नॉट 14%, 145% तक ऋण ले सकता है। यानी जो भी सदस्य देश है एक वित्तीय साल में, एक वित्तीय वर्ष में, 1 फाइनेंशियल ईयर में अपना जो कोटा है उस कोटे का 145% तक ऋण ले सकता है। यानी कोटा का क्या परसेंट, कोटा का 145% लोन, यानी कोई भी सदस्य देश जितना कोटा है, जितना कोटा मिलता है उस कोटा का 145% तक लोन ले सकता है। किसी सदस्य देश का अधिकतम कोटा 435% हो सकता है। यानी कोई भी कंट्री है उसका जो मैक्सिमम कोटा होता है, मैक्स कोटा, वो कितना हो सकता है, 435%। कितना हो सकता है, 435%। तो आपने क्या देखा, भारत में कोटा की स्थिति क्या है, पूंजीगत भागीदारी क्या होता है, तो आपकी इसमें है 25% हार्ड करेंसी के रूप में जमा करना है और 75% घरेलू राशि के रूप में यानी डोमेस्टिक में। मतों का मूल्य कितना है, 2.64%। ऋण लेने का अधिकार कितना है, जो कोटा मिला है, जो कोटा है उसका 145%। कोई मेंबर अपने कोटा का 145% तक का लोन ले सकता है। मैक्सिमम लोन लेने का अधिकार उसको 435% है। तो आपने देखा, अब कोटा की समीक्षा कैसे की जाती है अगर इसके बारे में बात करें तो IMF द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में कोटा की समीक्षा की जाती है। यानी कोटा 5 वर्ष में क्या की जाती है, इसकी समीक्षा। तो यानी अगर समीक्षा के बारे में बात करें तो कितने वर्ष में, 5 वर्ष में, यानी 5 वर्ष में कोटा की समीक्षा की जाती है। कोटा समीक्षा को लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर के 85% मत आवश्यक है। बोर्ड ऑफ गवर्नर, जैसे कि लास्ट वीडियो आपने सीखा था, बोर्ड ऑफ गवर्नर में 2 सदस्य होते हैं। एक तो हमारा कौन होता है, एक गवर्नर होता है, एक उप गवर्नर। गवर्नर कौन होता था, जो फाइनेंस मिनिस्टर होता था। जैसे इसमें निर्मला सीतारमण है तो निर्मला सीतारमण जी अगर वित्त मंत्री हैं तो वो क्या बनेंगी, गवर्नर बनेंगी। और RBI के जो गवर्नर होंगे वो क्या बनेंगे, उप गवर्नर बनेंगे। तो ऐसे आपने कहा कि IMF द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में कोटा की समीक्षा की जाती है, यानी उस पर जांच या उस पर सलाह मशवरा किया जाता है। कोटा समीक्षा को लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर का 85% मत आवश्यक है। कितना परसेंट, 85%। किसका, बोर्ड ऑफ गवर्नर का, BOG, इतना आवश्यक है मत, ठीक। IMF द्वारा 14वां कोटा समीक्षा 2010 ईस्वी में किया गया था और जिसे 2016 में लागू किया गया। IMF द्वारा 14th कोटा समीक्षा 2010 में किया गया और लागू इसे 2016 में किया गया। इस कोटा की समीक्षा के द्वारा निम्न परिवर्तन किए गए, यानी फॉलोइंग चेंजेस क्या क्या किया गया। IMF की जो पूंजी लगभग दोगुनी होकर 667 बिलियन डॉलर हो गई है। कि पहला पॉइंट क्या है कि IMF की पूंजी दोगुनी होकर यानी 2 टाइम्स होकर कितनी हो गई, 667 बिलियन डॉलर, 667 बिलियन डॉलर हो गई, ठीक है। जो 477 बिलियन SDR यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये हम देखेंगे बाद में क्या होता है SDR के बारे में, 477 बिलियन SDR, ठीक है। विकसित देशों को कोटा, विकसित देशों का कोटा यानी कि जो डेवलप कंट्री हैं उनका कोटा 6% कम हुआ। 6% क्या हो गया, कम हो गया। डेवलप्ड कंट्री जो थी उनका जो कोटा था 6% कम हुआ, जबकि विकासशील देशों का कोटा 6% बढ़ गया, जो 2010 में समीक्षा की गई, 2016 में लागू हुई। भारत 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक देश बन गया। भारत कैवा 8वां सबसे बड़ा कोटा धारक देश बन गया। भारत, चीन, रूस, ब्राजील 10 बड़े कोटा धारक देशों में शामिल हैं। कौन कौन, भारत, चीन,
रूस, ब्राजील 10 बड़े कोटा धारक देशों में शामिल हैं। पूर्व में 24 कार्यकारी निदेशक में से 5 कार्यकारी निदेशक बड़े कोटा धारक देशों के लिए आरक्षित थे, यानी रिजर्व थे। पहले क्या था कि जो 24 कार्यकारी निदेशक थे, यानी कि उसमें से 5 कार्यकारी निदेशक, आप जानते हैं कार्यकारी निदेशक के बारे में जो मैंने बताया था कि ये जितने भी देश हैं वो सब आपस में चुनाव करके 24 मेंबर सेलेक्ट करते हैं। जिस 24 में से 5 कार्यकारी निदेशक 5 बड़े कोटा धारकों के लिए रिजर्व थे, ठीक है, वह 19 यानी रिमेनिंग 19 से 19 चुनाव किया जाता था। ये पहले था। अब सभी 24 कार्यकारी निदेशकों का चुनाव किया जाएगा, यानी कि जो 2010 में समीक्षा की गई उसमें यह डिसाइड किया गया कि पहले क्या होता था कि 24 कार्यकारी निदेशक होते थे, जिसमें से 5 कार्यकारी निदेशक हमेशा रिजर्व थे। वो रिजर्व टॉप 5 कोटा धारक कंट्रियों के लिए थे और बाकी 19 का ही चुनाव होता था, क्योंकि 19 5 24 है। अब ये कहा गया नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, अब 24 के 24 निदेशकों का तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा। ये समीक्षा हुई 2010 में जो की गई कोटा का, ठीक है। रिजर्व ट्रेंच क्या कहता है? प्रत्येक सदस्य द्वारा अपनी पूंजी अंशदान का 25% भाग हार्ड करेंसी में जमा कराया जाता है। क्या कहा गया रिजर्व ट्रेंच में? प्रत्येक सदस्य देश द्वारा अपनी पूंजी अंशदान का 25% भाग हार्ड करेंसी में जमा कराया जाता है। यह 25% राशि संबंधित देश के लिए क्या होती है? आरक्षित होती है, यानी कि यही 25% रिजर्व की जाती है उस देश से के लिए जो देश इसमें 25% दे रहा है हार्ड करेंसी के रूप में। आवश्यकता पड़ने पर सदस्य देश द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यह रिजर्व ट्रेंच कहलाता है, यानी कि जो भी कंट्री 25% अंशदान देती है हार्ड करेंसी के रूप में, उसे उसी कंट्री के लिए रिजर्व रखा जाता है। अगर इन केस कभी भी उस कंट्री को जरूरत पड़ती है तो उसकी सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और इसको ही क्या कहा जाता है? रिजर्व ट्रेंच, ठीक है। इस राशि के प्रयोग पर आईएमएफ द्वारा कोई भी ब्याज नहीं वसूला जाता है, क्योंकि वो रिजर्व है। अगर वो रिजर्व है उस कंट्री के लिए तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट, कोई भी ब्याज नहीं वसूला जाएगा। अब हमने बात किया था एसडीआर के बारे में, तो आपने देखा रिजर्व ट्रेंच के बारे में आपने समझ लिया। रिजर्व ट्रेंच क्या होता है आपने देख लिया। वही 25% भाग जो हमारे लिए रिजर्व होता है, जिसे हम हार्ड करेंसी के रूप में जमा करते हैं। तीसरा पॉइंट आपको मैंने कहा एसडीआर, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या होते हैं? यह सदस्य देशों का आईएमएफ से धनराशि आहरण करने का विशेषाधिकार है, यानी धनराशि को निकालने का अधिकार होता है। आईएमएफ द्वारा एसडीआर के उपयोग पर ब्याज वसूला जाता है, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स के आधार पर क्या किया जाता है? ब्याज वसूला जाता है। एसडीआर एक प्रकार से आईएमएफ की मुद्रा का कार्य भी करता है, यानी एसडीआर क्या करता है? आईएमएफ के लिए करेंसी का भी काम करता है। एसडीआर का मूल्य निम्न 5 मूल्यों पर आधारित होता है। एसडीआर में सबसे पहला पॉइंट 5 कौन कौन से हैं? डॉलर, यूरो, पाउंड, येन, रेन, मिनबी। कौन कौन है? 5। पहला डॉलर, दूसरा यूरो, तीसरा पाउंड, चौथा येन, एंड 5वां जो होता है रेन मिनबी, यानी कि जो 5वां जो हमारा है रेन मिनबी। रेन, तो आपने कहा एसडीआर 5 मूल्यों पर निर्धारित किया जाता है। कौन कौन सा? डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और रेन मिनबी। पूर्व में एसडीआर का मूल्य स्वर्ण आधारित था। पहले एसडीआर का मूल्य जो निर्धारित होता था स्वर्ण पे, यानी गोल्ड पर, इसलिए इसे पेपर गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। एसडीआर का प्रयोग दो देशों की सरकारों के बीच आपसी लेन देन के लिए किया जाता है, यानी एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स का उपयोग दो देशों के बीच आपसी लेन देन होता है उसके लिए किया जाता है। ऐसे भुगतानों के संप्रभु भुगतान कहा जाता है, यानी ऐसे जो
भुगतान किए जाते हैं, जो पैसे दिए जाते हैं उसे संप्रभु भुगतान यानी सॉवरेनिटी भुगतान यानी कि सॉवरेनिटी के बारे में बताया। सॉवरेनिटी मतलब जो क्या हो गया, संप्रभु यानी जो किसी के अंडर में या गुलामी दास्ता में नहीं होता है, ठीक उसके रूप में किया जाता है, यानी कि एक एहसान के रूप में नहीं होता है, वो हमारे राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं कि हमने आपको पैसे दे दिए तो मैंने आप पे एहसान कर दिया, ऐसा नहीं है, ये हमारे राइट्स थे, इसको बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स SDR। तो आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड बैंक के बारे में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर द डे।